ऑलमोस्ट 2000 मिलियन लीटर पर डे हमारा पानी का वेस्ट होता है, वो हम कोई गिनती नहीं करते। 120 में से हम एक्चुअल कंजम्पशन करते हैं सिर्फ 20 लीटर, बाकी 100 लीटर वेस्ट में चला जाता है। तो वो वेस्ट का कोई गिनती करता नहीं, वो गटर के और स्टॉर्म वाटर के, नॉट स्टॉर्म वाटर एक्चुअली, गटर के थ्रू सी में जाता है। तो ऑलमोस्ट 2000 मिलियन लीटर पर डे ऑफ पानी वो भी ज़ाया कर रहे हैं, मतलब वेस्ट हो रहा है, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। कंपोस्टिंग का भी इन सोसाइटीज़ में कंपलसरी किया है कि जो जनरेट होगा वहीं पर कंपोस्ट होगा, वो भी बीएमसी ने कंपलसरी किया हुआ है। और सेम थिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी किया है। लेकिन अब दोनों चीज़ के लिए जो अवेयरनेस है या जो सेंसिटिवनेस है लोगों में, वो बहुत ही कम है, क्योंकि पानी आपको आधे पैसे पर लीटर में मिल रहा है। रिसाइकल प्लास्टिक से चेयर्स बनाना, रिसाइकल प्लास्टिक से ब्रिक्स बनाना, बेंचेस, स्कूल के बेंच बनाना ऑलरेडी शुरू है और ये और भी लोग कर सकते हैं। बट अभी हमने जब ये अपसाइकलिंग का चालू किया है, उसमें हमने अभी तक 7.5 टन एग्जैक्टली वो मैं जानना चाहता अभी कर लिया। अभी लास्ट 6 महीने में हमने 7.5 टन को हमने कन्वर्ट कर दिया। यस, उसमें हमने करीब 200 स्कूल बेंचेस बनाई। अभी जैसे सिद्धिविनायक टेम्पल में गणपति उत्सव होता है, उसमें दिन का कम से कम 2 से 3 टन फूल जमा होता है और एवरेज में 1 टन पर डे का उनका फ्लावर्स का जनरेट होता है। गणेश उत्सव में लास्ट 2 साल में हमने 35 टन फ्लावर्स को इकट्ठा किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी हम पाउडर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं है। इवन अगरबत्ती के पाउडर के लिए इंडिया का टोटल मार्केट 18,000 करोड़ का है अगरबत्ती का, उसमें बैम्बू स्टिक्स भी आज तक इंपोर्ट होती है। The problem that we are facing is that not too many people, I mean, as you have just mentioned, that there's not too much of open ground left for us to even experiment on those things. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हिसाब से 7 ट्रीज पर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एंड हमारे पास उल्टा रेशो है मुंबई में 7 human beings to 1 tree. So we have about 35 lakh trees only, the census में जो है। पहले आप आम खाने के बाद में उसको कंप्लीट, उसका जो फ्लैश होता है वो निकाल दें और उसको सुखा दें, पूरा ड्राई कर दें, फिर हमको भेज दें, तो उसको हम जर्मिनेट कर देंगे। और ज़्यादा चांस है कि आपने 3 आम खाए होंगे तो एक जरूर उसमें से झाड़ पैदा होगा। So you cannot keep expecting the government to keep doing things for you. As citizens, you also need to start thinking कि okay, let's start a kitchen garden. But there is so much of negativity. Oh, like there'll be waterproof. How can there be a waterproofing problem when you have rain happening 24/7 some days? You don't have water flowing down. So it's a question of a mindset. Even educated people are very, very reluctant to do these things. नमस्कार दोस्तों, बोलते महाराष्ट्र से मैं रतन शारदा, मिशन मुंबई के लिए आपके साथ फिर हूँ एक बार। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में अलग अलग बातें सुनी, कंप्लेंट सुनी, कितनी तकलीफ़ है मुंबई में रहने की ये भी देखा और उपाय भी ढूंढने की कोशिश की। पर आज हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कभी शिकायत नहीं करते, उसका इलाज भी ढूंढते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या होना, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में उसका फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोगों से देश बनता है, ऐसे लोगों से महानगर बनता है, ऐसे लोगों से मुंबई बनता है। तो ऐसे कुछ लोगों को आपको मिलाता हूँ आज मैं, और उनसे बातचीत करेंगे उन्होंने क्या कोशिश की मुंबई के जीवन को सुधारने की। तो 2 लोग मेरे सामने हैं। राजेश चौधरी जी हैं, जो कि राजेश चौधरी जी सीए हैं, होटेलियर हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सब जगह कॉन्शियस एनवायरनमेंट के बारे में कैसे काम हो इसके लिए मेहनत करते हैं। और साथ में हैं दयासिनी चौधरी जी, आप आर्किटेक्ट हैं, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से 20 साल का एक्सपीरियंस है इनको आर्किटेक्चर का, बांद्रा में रहती हैं और सिविक इश्यूज़ में किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार से वी कैन मेक अ डिफरेंस, वो उस प्रकार का वही बहुत सालों से काम कर रही हैं। और तीसरे इनके साथ जो है, जो पर्दे के पीछे है, वो है हमारे विशाल टिब्रेवाल, जो माई ग्रीन सोसाइटी के फाउंडर्स में से एक हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई ग्रीन सोसाइटी, जो कि मुंबई की एक एनजीओ है, जो कि एनवायरनमेंट सुधारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न कुछ सालों से कर रही है। कितने साल पुरानी है राजेश जी ये संस्था आपकी?
अभी 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। सो 12 साल बिना कुछ शोर मचाए, बिना कुछ प्रोपेगेंडा किए, शांति के साथ काम करते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करते हैं, उसके यूज़ की कमी की बात करते हैं, ग्रीन कवर बढ़ाने की बात करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा राजेश जी से। राजेश जी, मुझे बताइए कि माई ग्रीन सोसाइटी बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य क्या था? क्या लगता है आपको कि आप कर सकते हैं इतने बड़े कचरे के महासागर में? आप कौन सा अमृत की बूंद डालने वाले? बूंद बूंद से सागर बनता है, आपको सबको पता ही है। एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था ये आयाम, तब करीब मुंबई में करीब 9 से 10 हज़ार टन डेली कचरा जनरेट हो रहा था, जिसमें सॉलिड वेस्ट और कंस्ट्रक्शन वेस्ट मिलाकर था। आज की परिस्थिति है कि करीब 14 से 15 हज़ार टन दिन का जनरेट हो रहा है 10 साल के अंदर, या 10-12 साल में इतना बढ़ गया है। में 50% से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट है और अराउंड 6 से 7 हज़ार टन कंस्ट्रक्शन का वेस्ट, जो बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में, तो उसका जो वेस्ट होता है डिमोलिशन का और कंस्ट्रक्शन का, वो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार टन डेली जनरेट हो रहा है। और जो सॉलिड वेस्ट है वो भी लैंडफिल्स में जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन वेस्ट आउटसाइड मुंबई जाकर वो कहीं ना कहीं लैंडफिल में या कहीं पे भी उसको डिस्पोज किया जाता है। अच्छा, आप लैंडफिल बोलते हैं, जो लैंडफिल करते करते पहाड़ बन जाते हैं कचरों के, उसका तो आज तो कोई इलाज मैंने देखा नहीं है। दिल्ली के अंदर पहाड़, वो केजरीवाल जी के कह रहे हैं तब तक पहाड़ बन गए हैं बहुत बड़े, हिमालय से टक्कर ले सकते हैं। मुंबई में एक पहाड़ बंद हुआ, दूसरा शुरू हुआ, फिर तीसरा बंद हुआ। तो ये आफ्टर ऑल ये लैंडफिल का क्या चक्कर है? अभी 3 जगह पे हो रहा है ये जो लैंडफिल सॉलिड वेस्ट का है, वो 3 जगह पर हो रहा है। गोराई का बंद हो चुका है और उसके अलावा 3 जगह पर और बंद क्यों करते हैं? कैपेसिटी फुल हो गई थी उसकी, तो अभी उसमें और जो सब पड़ा उसका बाद में डिस्पोजल कैसे होता है? वो तो बायोडिग्रेडेबल है, तो डिस्पोजल नहीं होता है, तो उसको उसी को हम एड्रेस करना चाहते हैं कि जितना हम, जैसे प्लास्टिक भी उसके अंदर, प्लास्टिक भी है, ऑल फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, फूड वेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो वो सबको एक, अगर हम एट सोसाइटी लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल अगर हम उसको सेग्रीगेट करें और उसको हम कंपोस्टिंग की तरफ जाएं, तो वो काफ़ी हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा स्टैट्स आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 2000 मिलियन लीटर पर डे हमारा पानी का वेस्ट होता है। वो हम कोई गिनती नहीं करते हैं। जो हम साफ पानी, अच्छा पानी, हमारा जो यूज़ किया हुआ पानी जो होता है, हमारा डेली आज की तारीख में मुंबई में 4200 मिलियन लीटर पर डे का कंजम्पशन है पानी का, विच इज़ अबाउट 200 लीटर्स पर डे पर पर्सन। उसमें करीब 120 लीटर हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल, तो बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो यूज़ होता है 81 लीटर पर पर्सन पर डे। तो 120 में से हम एक्चुअल कंजम्पशन करते हैं सिर्फ 20 लीटर, बाकी 100 लीटर वेस्ट में चला जाता है। तो वो वेस्ट का कोई गिनती करता नहीं, वो गटर के और स्टॉर्म वाटर के, नॉट स्टॉर्म वाटर एक्चुअली, गटर के थ्रू सी में जाता है। तो ऑलमोस्ट 2000 मिलियन लीटर पर डे ऑफ पानी वो भी ज़ाया कर रहे हैं, मतलब वेस्ट हो रहा है, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। और सेम थिंग हमारा 100 इंच बारिश होती है जिसको हम समुद्र में जाने दे रहे हैं, फ्लडिंग हो रहा है। कितना जो हम बार बार कहते हैं कि नई कंस्ट्रक्शन के अंदर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कितना % रेन हार्वेस्टिंग अब तक हुआ है? बहुत कितने बिल्डिंगें जो नहीं है जो जेन्युइन रेन हार्वेस्टिंग कर रही है, केवल पाइपें लगा रही है? बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी ऑफ लेट, मतलब 10-15 साल में जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन हुए उनको कंपलसरी किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, लेकिन एट सोसाइटी लेवल इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। दोनों चीज़ का किया है, कंपोस्टिंग का भी इन सोसाइटीज़ में कंपलसरी किया है कि जो जनरेट होगा वहीं पर कंपोस्ट होगा, वो भी बीएमसी ने कंपलसरी किया हुआ है, और सेम थिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी किया है। लेकिन दोनों चीज़ के लिए जो अवेयरनेस है या जो सेंसिटिवनेस है लोगों में, वो बहुत ही कम है, क्योंकि पानी आपको आधे पैसे पर लीटर में मिल रहा है 120 किलोमीटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करूंगा, लोग उसके जो क्लेम करते हैं वैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाते भी नहीं है। नहीं उसको, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लगाने वाला तो बिल्डर तो गड़बड़ करता है, लेकिन बीएमसी वाले पास कैसे करते हैं? वो भी पास करते हैं, वो उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि जब इंस्टॉल होता है, बहुत मैकेनिकल चीज़ नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसको मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगाने से ज़्यादा। मेंटेन करना, क्योंकि उसमें जो भी कचरा है उसको फिल्टर जो है उसको रेगुलर क्लीन अप करना पड़ता है, नहीं तो कचरा अगर अंदर जाएगा तो आपके वो सब सॉइल में जाएगा ही नहीं पानी।
तो अभी क्या हुआ है कि जितनी अपनी सतह हैं सब कंक्रीट की हो गई हैं, इवन शोल्डर्स में अभी कंक्रीट है, कंपाउंड्स, बिल्डिंग के कंपाउंड भी अभी सब कंक्रीट और टाइलिंग हो गई है। तो जो वाटर पर्कुलेट होता था पहले वो अभी नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक भी होता था। तो जो फोर्स्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, आइदर हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें या उसको सेव करें फ्यूचर के लिए, वो पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि उतनी जगह नहीं होती सोसाइटीज़ के पास स्टोर करने की। तो एटलीस्ट ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो इंस्टॉल भी होते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है एट सोसाइटी लेवल, बिकॉज उतना सेंसिटिवनेस नहीं है लोगों में करने के लिए। सेम तो अभी आपने समस्याएं बता दी कि गार्बेज और से, लेकिन उसमें माई ग्रीन सोसाइटी जो एक बूंद बूंद जमा करने की आपने बात की, आप उसमें क्या कर रहे हैं? तो उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस तरह से हम अपसाइकल करें। तो वो उसके लिए हमने एक आयाम चालू किया है जिसमें प्लास्टिक का जो लो एंड प्लास्टिक है उसको हम अपसाइकल करते हैं, जिससे हम कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी 7-8 लोगों को स्किलिंग भी किया है उससे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो एक हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जैसे मैं लोगों को बताना चाहूँगा, रिसाइकल प्लास्टिक से चेयर्स बनाना, रिसाइकल प्लास्टिक से ब्रिक्स बनाना, बेंचेस, स्कूल बेंचेस, स्कूल के बेंच बनाना ऑलरेडी शुरू है और ये और भी लोग कर सकते हैं। एक अच्छा उपयोग, वो जो वेस्ट हम फेंक देते हैं प्लास्टिक, उससे ये हो जाता है। स्कूलों के अंदर शुरू किया है कि वो प्लास्टिक की ब्रिक्स बनाते हैं बॉटल में डाल के प्लास्टिक, जिसको बाद में आप रिसाइकल करते हैं। ये भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में आपको एग्जांपल दे सकते तो वो बेसिकली जो इको ब्रिक्स है वो कलेक्शन का जरिया है। तो बच्चों को जब रैपर्स टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो वो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गटर में कहीं पिच चला जाता है, उसको कोई पिकअप भी नहीं करता है रैक पिकर। तो बच्चों को जब हम एट स्कूल लेवल हम जब उनको बताते हैं कि उसको सेव करना है, तो वो एक बॉटल के अंदर उसको पैक करते रहते हैं जब तक वो फुल नहीं हो जाती बॉटल, और उसके अंदर वो करते रहेंगे। फिर वो होने के बाद में ईजी होता है उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना हो बॉटल। तो आज तक आपने कितने हजार किलो इस तरह से प्लास्टिक आपने रिसाइकल किया होगा, बचाया होगा? नहीं, हमने सबसे पहले तो जो हमारा इको ब्रिक्स का आयाम था उसके अंदर काफ़ी हमने उसका हमने मेजर नहीं किया था, बट अभी हमने जब ये अपसाइकलिंग का चालू किया है उसमें हमने अभी तक 7.5 टन एग्जैक्टली वो मैं जानना चाहता अभी कर लिया। अभी लास्ट 6 महीने में हमने 7.5 टन को हमने कन्वर्ट कर दिया है। यस, उसमें हमने करीब 200 स्कूल बेंचेस बनाई, और जो दूसरी जो जो स्कूल्स हैं गोवंडी में, मानखुड़ में, विरार में, तो उनको हमने स्कूल बेंचेस भी उससे बना कर दी। वो अभी करने से क्या होगा कि हम मैप भी कर सकते हैं कि कितना हम कर रहे हैं। तो ये जो मशीन हमने की है उसमें करीब हम महीने का करीब 2.5 से 3 टन प्लास्टिक को हम कर पाएंगे। बेसिक मशीन है, लेकिन इसमें 2.5 से 3 टन प्लास्टिक का पर मंथ हम कन्वर्ट कर पाएंगे। आपने फूलों का मंदिर सजने के लिए फूल, उनके भी आपने कुछ किया है, वो भी जरा बताएंगे? तो फूलों की बड़ी समस्या थी। अभी जैसे सिद्धिविनायक टेम्पल में गणपति उत्सव होता है, उसमें दिन का कम से कम 2 से 3 टन फूल जमा होता है, और एवरेज में 1 टन पर डे का उनका फ्लावर्स का जनरेट होता है। तो हमने पहले सोचा कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लैंडफिल में जाता है, ये भी उसमें जा रहा है जिसमें बाकी वेस्ट जनरेट हो रहा है, और इसमें तो एटलीस्ट हम उसको सेपरेट कर पाएँ। और लकीली ऐसी 1-2 संस्थाएं आउटसाइड मुंबई ने किया था, बट मुंबई में किसी ने भी इसका प्रयोग नहीं किया था। तो हमने अभी उसको स्टार्ट किया है। गणेशोत्सव में लास्ट 2 साल में हमने 35 टन फ्लावर्स को इकट्ठा किया ड्यूरिंग 10 डेज पीरियड में, 35 टन्स ईच फॉर लास्ट 2 ईयर्स। और अभी हम उससे क्या करते हैं कि जो फ्लावर्स निर्मालय जो होता है मंदिरों में, वहाँ से हम लेते हैं उसको, पेटल्स जो है उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी हम पाउडर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं है। इवन अगरबत्ती के पाउडर के लिए इंडिया का टोटल मार्केट 18,000 करोड़ का है अगरबत्ती का, उसमें बैम्बू स्टिक्स भी आज तक इंपोर्ट होती है, जो अंदर स्टिक लगती है वो भी इंपोर्ट होती है, और पाउडर भी इंपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने अगरबत्ती का इंपोर्ट बैन कर दिया है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इस तरह से अगरबत्ती आ रही है। तो हम उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी गिन सकते हैं, जो पाउडर हम जनरेट कर रहे हैं पेटल से। और जो बाकी का पोर्शन रह जाता है फ्लावर्स का, तो उससे हम कंपोस्ट करते हैं, जिसमें गोबर को ऐड करके उसका कंपोस्ट बनता है, और वो हम फार्मर्स को देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनके फार्म में करने। अभी एक और आयाम है माई ग्रीन सोसाइटी का, ग्रीन कवर, इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ मुंबई। किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं केवल ग्रीन कवर के बारे में पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप चौंक जाएंगे। मुंबई में जो भी हरियाली है
वह इलाके का सिर्फ 13% है। दैट मीन्स मुंबई इज ओनली 30% एरिया इज ग्रीन, जो मुंबई का कवर है। और इन लास्ट 30 ईयर्स इट हैज़ बीन रिड्यूस बाय 42.5%। ग्रीन कवर मुंबई का 42% कम हुआ है पिछले 30 सालों में। और कुछ पेड़ लगाए गए हैं जिसकी हम बात करेंगे। और जस्ट फ्रॉम 2016 टू 2021 मुंबई हैज़ लॉस्ट 2028 हेक्टेयर ट्रीज, ग्रीन कवर ऑफ मुंबई इन जस्ट फ्रॉम 2016 टू 2021। अब ये बात कर रहे हैं हम मुंबई के ग्रीन कवर की। अब इसी साथ बात कर लेते हैं मुंबई के ओपन स्पेसेस, मैदान, खेलने के मैदान, बगीचे। इसकी फिगर ऐसी है कि मुंबई में लगभग 3780 एकड़ ओपन मैदान है, जिसमें पार्क हैं, गार्डन है, खेल के मैदान है। लेकिन उसमें से 664 एकड़ ज़मीन क्लबों और जिमखानों को दी गई है। दैट मीन्स ये जो जगह है ये कॉमन पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि क्लब्स ने ले ली है। आउट ऑफ 3780 एकर्स 664 acre has gone to clubs and sports clubs which are used by them. Now compared to Delhi, Delhi has got 10,000 acres plus open grounds as compared to 780 out of which 664 gone. आप उसमें बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं, रिच फॉरेस्ट हैं, ग्रीन बेल्ट हैं। और मुंबई के अंदर एवरेज पर पर्सन हैज़ 1.1 to 1.5 square meters of open space. In Delhi, it is 30 square meters open space per person. That means a difference on it more than 20%, 20 times of the green cover as compared to Delhi and Mumbai. ये हालत हमारी है। एक ही खुशी की बात है कि यहाँ का नेशनल पार्क जो है वो पिछले कुछ सालों में 20.26 स्क्वायर किलोमीटर था, वो बढ़ के 103 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसलिए नहीं कि ग्रीन बढ़ गया, बहुत सारे एरिया में गवर्नमेंट ने उसको नेशनल पार्क में इंक्लूड कर लिया है। हमारी आज की मुंबई की ग्रीन की हालत है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ क्रिएटिंग फॉरेस्ट विद इन सिटी। उसके बारे में कुछ काम जो हुआ है आप कुछ बता सकेंगे देवेश जी? So, My Green Society has the concept of starting these Miyawaki forests. What is the idea behind Miyawaki? So how So could this you is define? a very, it's an idea which has come from Japan, where you have you take a very small plot of land, where you put in the indigenous trees in very close proximity. You have to, for a couple of years, you have to give them water till the trees grow up and are able to sustain for themselves. तो उससे क्या होता है कि आपके छोटे से एरिया में आपको बहुत हरियाली मिल जाती है, oxygen gets added to that area, plus biodiversity also increases. मतलब pakshi, butterflies and small animals kind of start getting into that space. So the problem that we are facing is that not too many people, I mean, as you have just mentioned, that there's not too much of open ground left for us to even experiment on those things. So what is the minimum plot size that is required to create a Miyawaki forest? So around 2,000 square meters. Square meters. Yeah, so that is like a square, I mean, if you can start with even 2,000 square feet. Right, exactly. So square feet also you can start off with 2,000 square feet. But even that is not available. But to Unfortunately, get that land and to get it converted to, you need BMC permission also? yeah, I mean, if it is a BMC land, yes. If it is a private land, then we are waiting for private people to kind of, give us the land. But you know how land constrained Bombay is. So now the latest thing is that, there are a lot of NGOs who are, and even My Green Society is trying to say that we have now this open space which has come because of the coastal road. And because of that, there is a lot of land which is there between the road and the constructed area. So that is an area which is which is a fantastic area where this forest greening can happen. And as you know that in your Hanging Garden, okay, so you have that green forest area, you now have a walkway path. So that concept can be taken up where you create this forest land and you have a pathway elevated pathway so that people can enjoy the greenery around and you're above the canopy, you are able to see the birds and stuff. So there is already an example now. So it's a question of the public and private partnership to kind of
get the So coastal land to so how get in. many square kilometers or square feet of Miyawaki forest you people have been able to create so far? Or how many forests like this? 30, we have done 33 such 33. plantations. The other people doing it? Yes, yes, there So are how other many Miyawaki forests have been created in Mumbai so far? more than 100 easily. than 100. Yes. That's a good sign. Yes. And just to add to what she was mentioning, जो आप भी कह रहे थे, जो stats बता रहे थे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हिसाब से 7 ट्रीज पर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एंड हमारे पास उल्टा रेशियो है मुंबई में, 7 ह्यूमन बीइंग्स टू 1 ट्री. सो वी हैव अबाउट 35 लाख ट्रीज ओनली सेंसस में जो है. So that is why Miyawaki comes into play, because open space is less, or it is a high density, about 3 square feet per tree. It is what it takes. So it doesn't replicate the normal forest, because normal forest you will have a bigger canopy of trees, but here you will have multiple trees, and they grow very fast because they compete with each other. So about 10x growth is there. I mean, what we have sort of planted last year, they have already 10 feet in height already there in the trees. So, and the roots then sort of tangle with each other, तो उससे वो पूरा जो एक दूसरे को communication होता है trees का, तो कोई the chance of getting disease or anything is little less, because they interact with each other and they prevent the attacks. So for Mumbai kind of city, Miyawaki is a boon, really speaking, because छोटे से छोटी जगह में, जैसे इन्होंने कहा 2000, मैंने 500 स्क्वायर फीट में भी लगाया है, 125 पेड़ लगाए हैं 500 स्क्वायर फीट में, जो मिल जाती है उसमें हम बोलते हैं पेड़ लगा देते हैं. बट नॉर्मली वी गो विथ मल्टी दिस थिंग, इट्स नॉट अ मोनोकल्चर, about 30 to 40 varieties, at times even 50 varieties we do. We have even done one in Raj Bhavan recently. 2,000 trees were planted on a slope which was just lying vacant, and they didn't know what to do. So as a common citizen, how do you tell people that as a common citizen, how can you help create more greenery? How can you plant trees? Where to plant? Because in one of our areas, the people have started planting trees in the municipal garden on their birthdays. Right. So then they take care for some time. Then BMC comes and puts net around it. So what can citizens do to do this, to increase this cover? Anything. Or I mean, put more plants. So today, I mean, even if you do rooftop farming, it's also adding to some green cover. So anything that where you can plant trees or just the shrubs, so to say. So everything will add to the need of the city, really speaking. So we have a situation where you find these big trees which fall because either disease or because of the storm. Yes. So the lot of planters which are there left on the roads. So it's just a question of the surrounding buildings to kind of go and plant a local native tree, not the Gulmohar types. BMC doesn't stop you? No, it doesn't stop you. In fact, they want to encourage people to start planting the trees which were already existing in those planters. So that they are accepting. But problem what we have in India, I mean in Bombay, is that our roads are so narrow and our vehicular traffic has gone up so much. So and the tree, I mean the tree trunks, some of them are so big that they kind of are right in the middle of the road. And so we had this case like in Santa Cruz where there was a very old baobab tree. Now that was like right in the middle of the road, and because of the metro station, that entire thing was creating a problem. So we do not have a technology or the will to transplant these trees, and of course the cost is quite a bit. So in Japan or any of the Western countries, they actually transplant those big trees into a different place. So that is one thing which I think the government should start looking at. Yes, if there is a problem, you need to kind of get into the transplant technology. But as citizens, one I would suggest is that everybody's got a compound, you've got a line of a little planter, space between the building and your compound wall. So you always have a space where you can plant your trees. So you cannot keep expecting the government to keep doing things for you. As citizens, you also need to start thinking that yes, I have a little space in my building. I can grow even I have grown an avocado, I've grown your tamarind from seed, and mango also. So
when they grow up to a level where I can't, keep it in my building, in my balcony, I send it down to my compound, and now couple of them, like the neem tree is grown big, my mango tree is giving mangoes, and everybody is sharing. So it's a question of how individually, you cannot expect others to do all the time. We as when we are talking about wet waste. It reminds me that in my society they have got kitchen garden concept now. So in a small corner of the society everybody gets a pot, Yes. and they can grow their own kitchen garden. Yes. So lot of newer complexes are getting into this concept of the residents themselves taking up the responsibility. So like in my building, when we had the rainwater harvesting, so 2 years back I got the full system set up, and luckily we already have a well. So we use that well for watering for our plants. So now I have a system which filters the water, and we kind of put it in the well, or we put it in the fire tank after passing it through the filter, because what we have on the terrace is the best water possible. So you just need to filter out the little debris which is there. So once that is filtered out, and you can pass it on to your fire tank. So your fire tank is full, and you can use that water for your car washing or whatever, and of course for your firefighting also. So the BMC water requirement for the firefighting is reduced by that much during the monsoon. And then the water also goes into the well, so that we have that water going around. So the water level is like hardly 2-3 feet below the surface. So I mean, it is a question of just people having that, and like how he mentioned, I have been trying to get people in my society itself, okay, let's start a kitchen garden. But there is so much of negativity. Oh, there'll be waterproof. How can there be a waterproofing problem when you have rain happening 24/7 some days? You don't have water flowing down. So it's a question of a mindset. Even educated people are very, very reluctant to do these things. Trying to even there are some societies who have got into this waste management, wet waste management, and they are running it successfully. Why? Because there is at least couple of people who are really dedicated to ensure that it's not stinking. It is sawdust is mixed whenever there is a stink. So there are ways of doing things, but it's a question of people have to be either enforced, I think, I don't know, but very few people, it comes from within. जो बताया अभी देवयासिनी जी ने कि हम सब कर सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं अपने कंपाउंड के अंदर, हम किचन गार्डन लगा सकते हैं अपने कंपाउंड के अंदर, हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये सब करना कठिन नहीं है, लेकिन वॉलंटियर मिलने कठिन है। तो इससे पहले जब हम किसी और के उंगली उठाएं कि भैया क्या हो रहा है, ग्रीन कवर जा रहा है और हमारा पानी कहाँ है, तो कृपया सोचें कि अभी यहाँ पर मुंबई के लिए 100 किलोमीटर दूर से पानी और आ रहा है। वो 100 किलोमीटर दूर जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ के जो वनवासी हैं उनको पानी नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, हम क्यों नहीं जमा करते, और उसका तर हमारे पास है। अभी आपने सुना एक आखिरी और बात इन्होंने की है, जो कि बीच को क्लीन करने का काम किया है। तो बीच को क्लीन करने के लिए कैसे सैकड़ों लोग इकट्ठे आए और कैसे कितने टन प्लास्टिक इन्होंने हर साल निकाला, इसकी जो जानकारी देंगे आप। जो सीड्स वाला हमने आम गुठलियों के दाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंगो जो आम है वो सबका फेवरेट फ्रूट है एक्चुअली, तो वो उससे माइंड कनेक्ट हो जाता है। तो हमने आम गुठलियों के दाम का आयाम चालू किया था। तो फर्स्ट ईयर पहले साल में हमने करीब 1-1.25 लाख गुठलियाँ कलेक्ट करी थी, जिसको हमने जर्मिनेट करके उसको हमने फार्म, जैसे हमारे जो मियावाकी फॉरेस्ट हैं या कोई जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसमें हमने उसको प्लांट कर दिए थे। अगर हम नॉर्मल मैंगो कोई भी आम को हम जर्मिनेट करके सिर्फ लगा देंगे विदाउट उसका ग्राफ्टिंग किए, तो उसमें फ्रूटिंग होने का बहुत डिफ़िकल्ट है, 10-12 साल भी लग सकता है। लेकिन हमारा फर्स्ट उद्देश्य ये था कि हम उसको कन्वर्ट कर दें वेस्ट को। तो ये भी एक था, जैसे फ्लावर्स का हमने किया वैसे गुठलियों का भी सीड्स को कन्वर्ट करके। तो अभी तक हमने करीब 50,000 पेड़ उस तरह से उगाए हैं। सीड्स कितने सीड में से कितने पेड़ फाइनली लग जाते हैं? अगर आपने 100 सीड डाले तो कितने पेड़ बन जाते हैं? पहले साल में हमारा एक्सपीरियंस से हमने लर्निंग किया। पहले साल हमने 1.25 लाख जमा किए थे, जिसमें से हम सिर्फ 7,000 अच्छे जर्मिनेट हो पाए थे।
तो हमने देखा कि उसमें क्या हो रहा था कि सब मिक्स आ रहे थे। फिर कोई जो गुठलियाँ थी वो ख़राब भी हो गई थी, फंगस लग गए थे, जो उसको भी हमने यूज़ कर लिया था। तो फिर सेकेंड ईयर से हम थोड़े सिलेक्टिव हो गए और फिर पिछले 2 साल से हम करीब 25-30 हज़ार गुठलियाँ हम करते हैं। उसमें हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 1/3 है। तो धीरे धीरे करके हम उस पे पहुंच रहे हैं कि जहाँ पर हम मैक्सिमम उसको जो भी, बिकॉज मेहनत लगती है उसको करने में और जगह भी लगती है जर्मिनेट करने, तो ग्राउंड में जर्मिनेट होता है और उसको ग्राउंड में डाल दिया जाता है और फिर उसको बाद में जर्मिनेट होते हैं। तो पहले आप आम खाने के बाद में उसको कंप्लीट उसका जो फ्लैश होता है वो निकाल दें और उसको सुखा दें, पूरा ड्राई कर दें, फिर हमको भेज दें तो उसको हम जर्मिनेट कर देंगे। और ज़्यादा चांस है कि आपने 3 आम खाए होंगे तो एक ज़रूर उसमें से झाड़ पैदा होगा। और ये जो बीच क्लीनिंग का था उसके बारे में आप बताएंगे। हम माई ग्रीन सोसाइटी ने एनएसएस के साथ ज्वाइन करके, तो स्टूडेंट्स जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो एनएसएस के स्टूडेंट्स, तो वो सब वॉलंटियर्स लेके और कोस्ट गार्ड्स, एक साइड कोस्ट गार्ड एक साइड स्टूडेंट्स, और हम एज गो काइंड ऑफ अ गो बिटवीन। तो हम लोगों ने साथ में मिलके वो पूरा वो कोस्ट लाइन जो लास्ट ईयर हम लोगों ने भी किया था। तो क्या होता है कि हम लोगों का जो हैबिट है कि कचरा लो फेंको, और वो क्या होता है कि वो अपने गटर में जाता है और वही गटर जब बारिश होता है वो गटर से पानी पूरा समुद्र में चला जाता है। तो वो जब प्लास्टिक जाता है तो हमारा जो मैनग्रोव्स है अलोंग द कोस्ट लाइन वहाँ पे जाके अटक जाता है, या तो वो बहते बहते जाता है अपने अलीबाग में। तो आप देखेंगे अलीबाग मतलब कितना गंदा हो गया है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक दैट्स फ्लोटिंग एंड गोइंग देयर। आइडिया था कि अगर हम लोग यहीं पे बॉम्बे में जो कचरा जनरेट हो रहा है वो हम लोग सब मिल के, स्टूडेंट्स अडल्ट्स सब मिल के, अगर हम लोग रेगुलरली एक ये, और उसमें बीएमसी ने भी बहुत हाथ दिया क्योंकि जो सब कचरा जमा हुआ था द बीएमसी आके उन लोगों को मतलब कलेक्ट, जो फाइनल कलेक्शन है एंड टू टेक इट फॉर द सेग्रीगेशन एंड ऑल दैट वाज डन बाय द बीएमसी। और तो ये जो पूरा प्रोग्राम था वाज अ वेरी गुड सिटीजन्स कमिंग टुगेदर with the coast guards, which kind of a offshoot of a army, and your BMC which is the local body, सब तीन मिलके पूरा कोस्ट लाइन जो साफ हुआ है, it was an excellent project which तो कितने टन आपने प्लास्टिक उसमें 25 टन 25 टन गार्बेज निकाला आपने। प्लास्टिक के अलावा और भी गार्बेज होगा। हाँ, ये सिर्फ बीच पर, और बाकी जो मैंग्रोव, तो बीच क्लीनअप जो होता है वो वंस अ ईयर करते हैं, जो ओशन डे होता है उस दिन, तो उसमें करीब 25 टन एक दिन में उतना जनरेट होता है। और बाकी जो मैंग्रोव्स क्लीनअप है वो एवरी क्वार्टर करते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 17 से 20 हज़ार वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं। तो इतने मिल जाते हैं। यस हमको ना बोलना पड़ता है कि जब आएंगे तो उनको थोड़ा हमको मतलब स्नैक्स या कुछ भी जो उनका वो थोड़ा हॉस्पिटैलिटी करना होता है, तो वो मतलब हम उतना पहुंच ही नहीं पाते, तो हमको अभी सिलेक्टिव होना पड़ रहा है कि भाई आप अभी अगले साल करेंगे आपको तो लाइन में आने। पर मुझे लगता है कि बहुत एंकरेजिंग है कि इतने लोग उसके अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। मानता हूँ कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है कि मुंबई के तरुण, मुंबई के यूथ ऐसी मूवमेंट में शामिल होते हैं हज़ारों की तादाद में। तो आइए हमारा भी शामिल हो और मुंबई का सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और मैं इसके साथ ही दयासिनी जी को तो धन्यवाद करता हूँ, राजेश जी को धन्यवाद करता हूँ, इनको साथ में ले आए हमारे विशाल जी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से कुछ आपके मन में आशा जागी होगी कि मुंबई को सुधारना है, हमारे आसपास का सुधार करना है, तो हम उसके अंदर बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं और कॉरपोरेशन को साथ में ले सकते हैं और अन्य संस्थाओं को साथ में ले सकते हैं। और अपना जीवन का स्तर सुंदर करने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत करें तो मुंबई को हम अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।